कास्ट नहीं है तो मेघवाल को इतना केवल घड़ा का पानी छूने से। देखिए पानी का सवाल, इसी पानी का सवाल जो चावदार में आरबी मोरे को कितने लोगों को परेशानी होती थी, उनको क्लास में घुसने नहीं देता था। पानी भी पीने अंबेडकर पानी आरबी मोरे साहब को क्या, अंबेडकर साहब भी एक बार जब उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब वो जा रहे हैं और उन्हें बहुत प्यास लगी थी, बहुत छोटे थे, जब वो प्यास करने कुएं पे जब जा रहे हैं तो कुएं पर जहां जरा सा पानी खींचा होगा, लोगों ने इतना मारा कि वो सप्ताह भर कम से कम वो खटिए पर पड़े रहे। दलित आत्मकथा में ऐसा कोई आत्मकथाकार नहीं मिला जो वर्ण और वर्ग दोनों के संघर्षों की बात लेकर कर रहा हो। पिछले दिनों जो नागरिकता संबंधी जो सवाल थे, उस सवाल में अगर हमारे बहुत से मार्क्स लेनिन रहे तो अंबेडकर भी हमारे बराबर की भागीदारी में रहे और लगातार हर जगह देखते हैं हमें उसमें जो है अछूतपन के विरोध में जो संघर्ष था वो बाबा साहेब के पहले भी जो हुआ है उसके बारे में भी हमें एक झलक देते हैं। भारतीय कंटेस्ट में अगर देखें तो वर्ग संघर्ष के साथ साथ हमारा इतिहास वर्ण संघर्ष का भी है और लंबे समय से, सदियों से ये समानांतर रूप में कहीं न कहीं दिखते हैं, वर्ग संघर्ष भी वर्ण संघर्ष भी। उसमें लिखा है कि हमारा जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास है, पहले ही लाइन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग संघर्ष के साथ साथ अगर हम अपने भारतीय कंटेस्ट में अगर देखें तो वर्ग संघर्ष के साथ साथ हमारा इतिहास वर्ण संघर्ष का भी है और लंबे समय से, सदियों से ये समानांतर रूप में कहीं न कहीं दिखते हैं, वर्ग संघर्ष भी वर्ण संघर्ष भी। मैं इसको इस रूप में भी कह सकता हूँ कि जो है वर्ण संघर्ष की सवाल कहाँ से खड़ा हो रहा है। मुझे याद है कि भरत मुनि का मैं संदर्भ में बता रहा हूँ आपको, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें प्रारंभ ही इसी में हुआ है कि तमाम देवता लोग, वो लोग जाकर ब्रह्मा के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा के पास जाकर कहते हैं कि जो इनके लिए, जो हमारे समाज के बहुत निचले तबके हैं, कुछ ऐसे बहुत बड़ा तबका है जिनको न शास्त्र पढ़ने की अनुमति है न सुनने की, बल्कि जीभ काट देने सुनने पे। इस तरह का हमारे ब्राह्मण सूत्र है, गौतम सूत्र है, तमाम शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई शास्त्र रचिए जिससे कोई हमारा शास्त्र आपको वो लोग भी पढ़ सकें। और उसके बाद उन्होंने जैसा कहा है भरत मुनि ने कि उन्होंने चारों वेद को लेकर एक इन्होंने नाट्य शास्त्र, भरत मुनि पांचवा वेद जिसको कहा उन्होंने, पांचवा वेद उन्होंने लिखा। अब पांचवा लिखने के बाद वो फिर कहा कि अब जाइए आप उसको नाटक करिए। और उसके बाद जब पहला नाटक जब हुआ समुद्र मंथन, तो उसमें सब लोग आए थे, पूरा खुले में होता था नाटक वगैरह। तो खुले में जब हुआ तो जब उसमें जो प्रस्तुत किया देवताओं ने, भरत मुनि के शिष्यों ने, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे समुद्र मंथन में असुर लोगों ने गलत काम किया और हम लोगों ने श्रेष्ठ काम किया। तो इसका अपोजिट किया, अपोजिशन किया लोगों ने वहां उस वक्त के जो असुर लोगों ने था कि भाई इसमें हमारी बराबर की हिस्सेदारी थी, ये तो गलत ढंग से पोर्ट्रेट किया गया और वो जर्जरित किया जैसा लिखा है उन्होंने। और उसके कारण उन्होंने, इंद्र ने वही वध किया और वध करने के बाद घोषणा की कि अब से हमारा नाटक जो है खुले में नहीं होगा। ब्रह्मा से कहा, विश्वकर्मा से, एक ऐसा प्रेक्षागृह बनाइए जिसमें कोई असुर लोग ना जा पाए, है ना, कोई शूद्र लोग ना जा पाए। और तब देवताओं ने कहा कि ठीक है। अग्नि कहा कि मैं आग से बचाऊंगा, कोई पवन से बचाऊंगा, तमाम तरह से रोकने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट था जहां पर कल्चरली जो है, लिटरेरी जो है, पूरा दो भाग को बांट दिया गया था। जैसे हम लोग आज भी मार्क्सवादी भाषा में कहते हैं कि दो क्लास हैं, उसी तरह से वहां भी उन्होंने पूरे समाज को वर्ण के आधार पर बांट दिया। और वही वर्ग और वर्ण लगातार हॉल बनने के बाद भी, ऑडिटोरियम बनने के बाद भी, उसमें भी आपको वर्णवादी व्यवस्था रही कि आगे ये बैठेंगे, आगे वो बैठेंगे, सबसे पीछे शूद्र बैठेंगे। तो ये हम लगातार समानांतर रूप में हम देखते हैं कि वर्ण रहा है, वर्ग रहा है। तो इसलिए आज भी ये पुस्तक जो है इस मामले में बहुत ज्यादा मौजूद है कि जब मैं फेसबुक पर, मुझे कल नजर आई, इलाहाबाद में पहले वहाँ के जो आयशा के लोग थे
उनके पुस्तकालय का जो एक नया उन्होंने रिनोवेशन कर रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है भगत सिंह डैश अम्बेडकर पुस्तकालय वगैरह। तब मुझे लगा कि ये नए नए शब्द जुड़ रहे हैं, ये कहाँ से जुड़ रहे हैं? पहले तो भगत सिंह पुस्तकालय या ऐसे ऐसे शब्द होते थे, लेकिन अब आप देखिएगा कोई भी रैली हो, हम पिछले दिनों जो नागरिकता संबंधी जो सवाल थे, उस सवाल में अगर हमारे बहुत से मार्क्स लेनिन रहे तो अंबेडकर भी हमारे बराबर की भागीदारी में रहे। और लगातार हर जगह देखते हैं, मैं उसमें जो है कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी आज सामाजिकता की लड़ाई हो, नागरिकता की लड़ाई हो, अंबेडकर साहब नजर आते हैं। तो सवाल है कि ये अचानक तो नहीं हो गया होगा, ये कहां से आया है? कि हमारे जहां पर हम एक आनंद पटवर्धन की फिल्म देखते हैं जय भीम लाल सलाम, तो ये लाल सलाम के साथ साथ जय भीम भी हमारे साथ कहीं कहीं क्लब होता है और लोगों ने महसूस किया। तो ये अचानक भी नहीं हुआ होगा, ये हुआ है, ये आपको आरबी मोरे की लंबी लड़ाई। मैं बहुत ध्यान से मैं पिछले दिनों, अच्छा वैसे भी जो है आत्मकथाओं को लेकर देखें, हमारे दलित साहित्य में वो लोग अधिकतर जो आत्मकथाएं हैं, कहानियों से ज्यादा आत्मकथाओं से हम परिचित होते हैं। जूठन हो गया, उचक्का हो गया, मराठी का उचक्का तो बहुत मशहूर है, गायकवाड़ लक्ष्मण गायकवाड़ वगैरह का। तो उसमें ये तमाम जो आत्मकथा है, उसमें लोगों ने अपनी पीड़ा लिखी है। उसमें पीड़ा भी जो लिखी है तो दलितों ने अपनी पीड़ा लिखी है, व्यक्तिगत पीड़ा लिखी है। ये जो है आरबी मोरे का जो ये आत्मकथा है, पता नहीं अभी इस पे लोगों की नजर, हिंदी साहित्य के लोगों की नजर गई है कि नहीं, या मराठी लोगों की नजर के गई कि नहीं। हम लोग अक्सर दलित साहित्य के नाम से, दलित साहित्य की अवधारणा के नाम पर हम उनके जीवनी पर जाते हैं, कविताओं के बारे में जानते हैं। मराठी में बहुत सारी कविताएं हमारे आदमी बीच में आई हैं, लेकिन उसमें जिस तरह से आरबी मोरे ने उसमें जोड़ा उन्होंने वर्ण दलित मुक्ति से, तो दलित मुक्ति के सवाल, मुक्ति का सवाल आप देखिएगा। और जो दलित आत्मकथाएं हैं वो सहानुभूति के बाद तो लिखते हैं, जो गुजर रहा है अपने साथ उसके बारे में तो लिख रहे हैं, लेकिन उसे मुक्ति कैसे हो, ये मुक्ति कहां मिलेगी? क्योंकि अभी तो बहुत पिछले दिनों भी ऐसा भी हुआ, या अभी भी हो रहा है कि आप पॉलिटिकल जो लोग, पार्टी के लोग हैं, वो जो दलित राजनीति करने वाले हैं, वो अक्सर मार्क्स लेनिन को, कम्युनिस्ट को वो एक विरोधी के रूप में खड़ा करते हैं। आप उनसे बात करेंगे जब आइडियोलॉजी का स्तर पर, तो वो अक्सर विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं अंबेडकर और कार्ल मार्क्स को भी बीच में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, एक अपोजिट के रूप में, एक दूसरे के शत्रु के रूप में, जबकि यथार्थ ये नहीं है। यथार्थ के बारे में हमारे सारे डॉक्यूमेंट इसमें है और हम जब देख रहे हैं तो इस तरह का ऐसा नहीं है। ये दोनों किस तरह से, मुझे लगता है कड़ी के रूप में ये पहली कड़ी है आरबी मोरे। मुझे पूरे आत्मकथा में, दलित आत्मकथा में ऐसा कोई आत्मकथाकार नहीं मिला जो वर्ण और वर्ग दोनों के संघर्षों की बात लेकर कर रहा हो। मुझे लगता है कि ये पहले ऐसे आदमी हैं। और उस पृष्ठभूमि को भी अगर देखें, जो पृष्ठभूमि थी जिस दौर में, जो है 1927 का जो दौर था, जिसमें महाड़ के चावदार तालाब में उसके आंदोलन चला रहे हैं। अंबेडकर बाहर से पढ़ाई करके आ रहे हैं और अभी भारतीय लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को या उन लोगों से बहुत ज्यादा परिचय नहीं हुआ था। तो उसमें आरबी मोरे साहब ने जो है वहां जाते हैं और जाकर वो वहां से उनको बुलाते हैं, बार बार बोले कि यही ला पाएंगे। बार बार अंबेडकर साहब को दूसरे लोग भी अप्रोच कर रहे थे, लेकिन आरबी मोरे साहब जब जाते हैं तो वो आने को स्वीकार हो जाते हैं। और ये आंदोलन जो है अपने आप में अगर देखा, जो पॉलिटिकल और सोशल जो पूरा आंदोलन है, उसमें महाड़ का जो चावदार तालाब है, ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है राजनीति का। भले उसमें ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, लोगों ने नमक सत्याग्रह पर ज्यादा किया, चूंकि इतिहासकार ने भी जो इतिहासकार में तरह तरह के लोग होते हैं, उन्होंने अपने ढंग से पोर्ट्रे किया उसमें जो है। लेकिन अभी भी इतिहास में जो स्पेस महाड़ तालाब को मिलना चाहिए था, कि ये पहला है। जिस तरह से सुहासिनी जी ने अपने उसमें जो भूमिका में पहला ही लिखा कि इंद्र कुमार मेघवाल को जो है, जो लोग कहते हैं कि कहाँ कास्ट है। अभी मैं देख रहा था फेसबुक में भी, दिल्ली ऐसे महानगरों में कहता नहीं कोई कास्ट तो नहीं है, अभी कास्ट पुरानी चीजें हो गई। लेकिन आप सवाल खड़ा कर रही हैं
कि मेघवाल को कास्ट नहीं है तो मेघवाल को इतना केवल घड़ा का पानी छूने से। देखिए पानी का सवाल, इसी पानी का सवाल जो चावदार में आरबी मोरे को कितने लोगों को परेशानी होती थी, उनको क्लास में घुसने नहीं देता था, पानी भी पीने। अंबेडकर उन पानी आरबी मोरे साहब को क्या, अंबेडकर साहब भी एक बार जब उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब वो जा रहे हैं और उन्हें बहुत प्यास लग गई थी, बहुत छोटे थे, जब वो प्यास करने कुएं पे जब जा रहे हैं तो कुएं पर जहां जरा सा पानी खींचा होगा, लोगों ने इतना मारा कि वो सप्ताह भर कम से कम वो खटिए पर पड़े रहे। तो सवाल पानी का सवाल, ये पानी का सवाल अंबेडकर साहब के जीवन में भी था। कहीं ना कहीं वो पानी उनके दिमाग में घूम रहा कि जिस पे आरबी मोरे बुला रहे हैं तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि पानी के सवाल लड़ाई है। तो पानी के सवाल पर वो आते हैं, और केवल पानी की वो लड़ाई नहीं थी, वहां साथ ही साथ एक पूरा संगठनात्मक भी दिखता है, जिसपे इस पुस्तक में भी दिया है कि अब वो पैसा भी नहीं था, तो पैसा जुटाने के लिए किस तरह से इन्होंने कल्चरली एक सांस्कृतिक संगठन का जिस तरह से उन्होंने किया कि पैसा कैसे जुटाया जाए। संत तुकाराम ऐसा नाटक वहां करके और बहुत सारे पैसा भी जुटाए गए हैं। उसमें अंबेडकर साहब के राइटिंग में भी मिलता है, बाद में पैसा जुटाने की होड़ में बहुत सारे लोगों ने ऐसे धार्मिक नाटक भी करने शुरू कर दिए जो बहुत ही कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी संस्कार को मजबूत कर रहा था। तो उन्होंने जाकर कहा कि अंबेडकर साहब ने साफ कहा कि मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जो एक ब्राह्मणवादी पौराणिक कथाओं को पोर्ट्रे करके उनको दिखाकर आप पैसा लेंगे। अगर नाटकों में आपको उस तरह से चेतना नहीं है, दलित चेतना, तो मुझे ऐसे नाटकों से जो अर्जित किए हुए पैसे मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए देखिए संत तुकाराम की इसमें है, और किस तरह से एक किसी लड़ाई में, मूवमेंट में, लड़ाई में सांस्कृतिक उन्होंने जोड़ा। बाद में मोरे साहब ने तो कई कल्चरल मूवमेंट से, जिसका हम आजकल बहुत अभाव देखते हैं, जैसे विशेषकर चाहे कोई दक्षिणपंथी राजनीति में हो ना हो, वाम राजनीति में भी जो है वो एक कल्चरली जो होना चाहिए अफेक्शन, कल्चरली जो हमारा एक सचेतपन होना चाहिए, वो न दिखने के कारण वो दिखता है। तो ये इसमें महार तालाब की जो पूरी लड़ाई है, और पूरी लड़ाई के बाद वो लोग वहां पानी पीते हैं, वो प्रतीकात्मक है। या उसके बाद मनुस्मृति को जलाना, और मनुस्मृति जलाने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो तीसरी घटना मैं और जोड़ रहा हूं कि जो उस वक्त आरबी मोरे साहब कम्युनिस्ट के मेंबर बन गए थे, कालाराम मंदिर जो जिसमें प्रवेश की बात थी, कालाराम मंदिर के प्रवेश में भाग नहीं लिए थे, लेकिन जैसा इसमें लिखा हुआ है कि जितना सहयोग की जरूरत होगी उन्होंने सहयोग किया उसमें जाकर, और सहयोग करके और उसके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसमें जितने थे वो पंडा लोगों ने काफ़ी लोगों को मारा पीटा। लेकिन ये तीन आंदोलन को जो है, ये चाहे महार तालाब हो गया हो, मनुस्मृति जलाना हो, और कालाराम, इसका जो है हमारे साहित्य पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि मराठी में हुआ होगा तो उसका हमारे यहाँ प्रभाव ना पड़ा होगा। मुझे लगता है कि उनकी पूरी लड़ाई के संकेत कहीं ना कहीं हिंदी प्रदेश में भी आया है। और हिंदी प्रदेश में अगर देखें तो मैं कम से कम 2-3 कहानियों का नाम ही अगर लूं, अगर जयशंकर प्रसाद का विराम चिन्ह, प्रेमचंद का मंदिर, ये दोनों कहानी जो है ये मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहा है पूरे प्रेमचंद के जो पात्र है, और मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। या विराम चिन्ह में जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है, जब वो मंदिर में प्रवेश करने की बात करता है बनारस का, तो दरवाजे से निकलते हैं और उसको, नायक को जो दलित है उसको मारा जाता है। या फिर कहानी सदगति भी देख लें, तो ये सारा जो है, या ये सब उदाहरण है। मुझे लगता है कि कहीं प्रेमचंद पर लोग कहते हैं कि उनका गांधी का जो दलित अस्पृश्यता के खिलाफ है वो ज्यादा प्रभाव पड़ा, अंबेडकर की तुलना में कम। इसलिए जिस ढंग से आना चाहिए था प्रतिरोध वहां दिखता है, वो प्रतिरोध प्रेमचंद में न दिखता हो। हाँ, इसलिए एक कहानी खास जाकर रोक लेते हैं। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे गोदान में वो दृश्य अचानक मुझे लगता है कि जब वो माता दीन सिलिया चमारिन को, जो उसके घर वाले परिवार वाले कहते हैं कि आप उसको ले जाइए, आप उसके साथ संबंध है तो आपको रखना पड़ेगा माता दीन को, ब्राह्मण है जो। लेकिन वो कहा कि मैं नहीं रखूंगा, ब्राह्मण हूं मैं, सिलिया चमारिन को अपने साथ नहीं रखूंगा। तो वो सारे जो युवक थे
जो उसके बस्ती के लोगों थे, वो माता दीन को पटक दिया इन्होंने। अब माता दीन को पटक कर उन्होंने उसके मुंह में हड्डी भी डाल देते हैं सब। तो ये आखिर विरोध कहां से आ रहा है? कहीं ना कहीं ये सारा विरोध एक तरफ प्रेमचंद की कहानी में कहीं रुक जाते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो दूसरा तरफ जो है मराठी में जो जिस तरह का वर्ग संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष की छवि हम यहाँ भी देखते हैं, जो इसकी रिफ्लेक्शंस नजर आ रहे हैं। तो ये या हिंदी में ऐसा भी नहीं है अछूतानंद हरिहर कानपुर के उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसपे अभी भी हिंदी रंगमंच के लोग एकदम नहीं जानते। किसी से अगर पूछेंगे तो अछूतानंद हरिहर वो कानपुर में वो एक पहले आर्य समाजी मूवमेंट से थे, लेकिन उसका ऐसा प्रभाव पड़ा पूरा मराठी का, अम्बेडकर का, कि वो उन्होंने दलित थिएटर ही उन्होंने स्थापित कर ली थी उसके आसपास का। और अपने नौटंकी में जो है वो तमाम उन्होंने 3-4 जो नाटक लिखे, उसमें सवाल सम्मुख का भी उठाते हैं, राम राज्य बलिदान, माया दीन बलिदान, माया नंदन बलिदान, ऐसी ऐसी जो एक संघर्ष चेतना का जो है, वो जो हम आरबी मोरे जी का हम देखते हैं, वो यहाँ से हम जो है ये इनके साहित्य में हमें दिखाई देता है। तो ये इनका ये एक साथ पैरेलल रूप से आरबी मोरे एक तरह से मूवमेंट में चल रहे हैं, 1930 के बाद पूरे कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में भी जुड़ जाते हैं, और साथ ही साथ वो क्लास स्ट्रगल के लिए भी अपने पार्टी के साथ जोड़ते हैं। और सबसे जो है उत्कृष्ट उदाहरण, जहां आजकल एक आदमी पता चलता है कि ये दूसरे पार्टी का है, एक नफरत, चाहे वो लेफ्ट का क्यों ना हो, नफरत के भाव पैदा कर लेता है, उससे काटने की कोशिश करता है। ये एक ऐसे उदाहरण है कि जो बाबा साहब भी बहुत सम्मान दे रहे हैं इनको, और तमाम जो आंदोलन इधर से लोग भी और इधर से भी लोग, तो ये अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और जिंदगी भर इन्होंने जो अपना स्ट्रगल किया, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये अब की बात है, अभी भी इस चीज से मैं भी व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस किया हूं। मैं पिछले 15-20 वर्षों से जब मैंने दलित जो है सवालों को अपने नाटकों में उठाने लगा, मैं मार्क्सवादी ढंग से, मैं मार्क्सवादी हूँ, उसके रास्ते पर नाटकों का भी मैं लिखता हूँ। लेकिन मुझे याद है जब मैंने अंबेडकर और गांधी और अंबेडकर, ये किताब केवल जैसे पहले पार्ट में आत्मकथा है, दूसरे में जीवनी है, जीवनी के साथ साथ ये मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं कि इसमें इतिहास भी है, क्योंकि फॉर्मेट के रूप में लोग अक्सर जो आत्मकथा लिखते हैं वो एक वचन के हिसाब से लिखते हैं कि मैं वहां गया, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन इसमें आपको 1930 के समय का जो है पूरा आपको आंदोलन का जो है, अंबेडकर साहब पूना पैक जो जाते हैं राउंड टेबल में, या फिर आपको जाते हैं आपको पूना पैक्ट को लेकर, ये सारा इस नाटक में, इसमें किताब में इसमें दिखाया गया है। हाँ, तो इसलिए मैं अपनी बात को मैं अब 1-2 शब्दों में खत्म कर रहा हूं कि जो है जिंदगी भर लड़ने वाले अंतिम समय में जब उनके सत्येंद्र मोरे की नौकरी मिल गई, तो उन्होंने जो पार्टी की तरफ से मिलता था, उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया, वापस कर दिया कि मेरा लड़का अब कमाने लगा है, इसलिए मैं अब इसको स्वीकार नहीं करूंगा। और अंत में जो खोली जिस खोली में रहते थे, वो खोली एक कर्मचारी का था, जो रिटायरमेंट के बाद अगर वहां नहीं आएगा तो पेंशन नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने खोली भी छोड़ दी। नैतिकता की बात कर रहा हूं। और फिर वो कहां जाते हैं, बस खत्म कर रहा हूं, फिर वो अपने गांव लौट जाते हैं, और गांव लौटने के बाद वहां काम करने लगते हैं, और उन्होंने स्कूल बनाते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद, सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कह रहा हूं, मेरे मरने के बाद कोई ब्राह्मणवादी संस्कार नहीं होना चाहिए। तोड़ा उन्होंने ब्राह्मणवादी संस्कार का, कि लड़के का जो है जब वो पुण्य तभी मिलेगा, स्वर्ग में तभी मिलेगा जब उसका लड़का अग्नि देगा। पार्टी के लोगों ने अग्नि दी, जान लीजिए, मुंह में जो अग्नि देने की बात है, और कोई कर्मकांड नहीं किया। मुझे लगता है कि ये उत्कृष्ट उदाहरण है आदमी के सिद्धांत और वैचारिकी में। जो लोग फर्क करते हैं कि बहुत सारे लोग मरने के बाद, बड़े बड़े लोग लेखकों को देखा है मैंने, अनंत मूर्ति जब गुजर जाते हैं, तो अनंत मूर्ति गुजरने के बाद उनका लड़का सेलिब्रेट किया था जो है ब्राह्मणों को बुलाकर। तो मुझे एक असली कॉमरेड के रूप में उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला कि कोई क्रियाक्रम नहीं होगा, और पाखंड का उन्होंने ब्राह्मणवाद का भी विरोध किया। तो मुझे इस रूप में मुझे बहुत ही एक भगत सिंह और अशफाक उल्लाह जो दौर के थे,
उसकी कड़ी के लगते, क्योंकि दौर उन्हीं का है। 1927 में भगत सिंह भी दंगा के खिलाफ लड़ रहे थे, भगत सिंह भी हो गए, अशफाक उल्लाह, और इस दौर में ये भी लड़ रहे थे। धन्यवाद, शुक्रिया। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर वंदना सोनालकर हमारे बीच में हैं। बहुत से लोग यहाँ जो मराठी और मराठी साहित्य से अवगत नहीं हैं, वो उनके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन ये अपने आप में, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुवादक के रूप में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंतक हैं। और इन्होंने जो मराठी से इंग्लिश में अनुवाद किया, और केवल वो अनुवाद ही नहीं है, वो ज़रा सा किताब मोटी है, क्योंकि आजकल ये भी हम लोगों की दुर्दशा है कि अंग्रेज़ी पढ़ने वाले लोग किताब का पैसा ज़्यादा देने को तैयार हो जाते हैं, हिंदी पढ़ने वाले हिंदी की पुस्तक पर ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो वो पूरा हम लोगों को हिस्सा जो अंग्रेज़ी में है वो छोड़ना पड़ा, जिसमें बम्बई के मज़दूर वर्ग, बम्बई के जो समाज था उस वक्त का, उसका बहुत अच्छा वर्णन उस किताब में है, अंग्रेज़ी वाले में। मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि आप अंग्रेज़ी वाला भी ख़रीदें, बाहर रखा है, बहुत ही बढ़िया है। और उनका जो योगदान है उसका फिर उसको तैयार करने में बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग सब उससे बहुत प्रभावित हुए, और आज वो आ गई यहाँ। सबसे ज़्यादा खुशी तो हमको ये है। वंदना सोनालकर। धन्यवाद सुभाषिनी अली जी, और ये सब कॉमरेड्स यहाँ आज इस खुशी के दिन इस लोकार्पण में आए हैं, और मैं यहाँ उपस्थित रह सकी, इसके बारे में मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आज ये बहुत महत्वपूर्ण किताब हिंदी में आई है सबके सामने। कई साल पहले 2019 में दिसंबर में यही दिल्ली शहर में अंग्रेज़ी अनुवाद की किताब का लोकार्पण हुआ था, और उसके बाद थोड़े दिन में ये कोविड शुरू हुआ, इसलिए इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई। ये थोड़ी दुख की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हिंदी में ये किताब आने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है आर.बी. मोरे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कम्युनिस्ट हो, अगर आप आम्बेडकरवादी मूवमेंट के हो, ये आपको कई सवाल भी पूछते हैं। ये जो जुड़ते हैं दोनों आंदोलनों को, उसके बारे में कुछ सवाल भी पूछते हैं। वो कम्युनिस्ट पक्ष के अंदर, जैसे सुबोध मौर्य ने हमको कहा, उन्होंने एक खत लिखकर ये सवाल पूछे कि दलितों का प्रश्न कम्युनिस्ट आंदोलन में आया है या नहीं। और वैसे मार्क्सवाद के बारे में जो उनकी समझ है, ये अम्बेडकरवादियों को भी सोचना चाहिए। ऐसी बहुत बातें इसमें आई है। मैं थोड़ा सा ही बोलूँगी, लेकिन ये किताब अनुवादित करने के समय मुझे तो बहुत ही आनंद हुआ, क्योंकि आर.बी. मोरे जो लिखते हैं, जैसे राजेश कुमार भी बोले कि वो सिर्फ खुद के बारे में नहीं लिखते, वो एक पूरी मार्क्सवादी समझ को लाते हैं इसमें। और जो शुरू करते हैं ना, वो बहुत ही मज़ेदार बात है कि उनके खुद के जन्म से शुरू करते हैं, और वहाँ एक उत्सव में, जैसे दलितों में एक जो वहाँ का एक जत्रा छबीना, वो निकलते हैं, और सब गांव के लोग उसके साथ आते हैं। और बाद में उनके एक ऐसे भी वर्णन है कि एक किसान समाज में जो मजदूरी भी करते हैं खेत में या कुछ भी फसल के बारे में, वो जब काम करते हैं तो गांव के सब लोग इकट्ठा आकर काम करते हैं, और उस समय जाति भेद इतना वे महसूस नहीं करते। इसके साथ ये भी है कि निसर्ग के संबंध में वो रहते हैं, वो उस कष्ट के बारे में भी वो इतने सुंदर लिखते हैं ना, कि जिसको हम डिग्निटी ऑफ लेबर भी बोलते हैं, कि श्रमिकों का आत्मसम्मान और श्रम के बारे में
जो एक आनंद होता है या उसमें से जो एक समाधान मिलता है, इसके बारे में वो इतना सुंदर लिखते हैं। और उस समाज में जब आप मजदूर बनकर इकट्ठा आते हैं, काम करते हैं, तो आप में कुछ भेद नहीं रहता। लेकिन बाद में जब बचपन में ही जब उनको स्कूल का प्रवेश मिलने में भी बहुत दिक्कत होती है, उनको स्कॉलरशिप्स मिलती है, लेकिन बड़े स्कूल में प्रवेश मिलने के बारे में वहाँ के ब्राह्मण उनका विरोध करते हैं। फिर किसी के सपोर्ट के साथ उनको प्रवेश मिलता है, फिर भी उनको दूसरी जगह बैठना पड़ता है। ये सब अनुभव वो कटुता से नहीं लिख रहे हैं, वो एक हमें इतिहास दे रहे हैं। और बाद में जब सत्येंद्र मोरे वो कहानी आगे से लेते हैं, वो भी आरबी मोरे के पूर्वज यहाँ से शुरुआत करते हैं। और अछूतपन के विरोध में जो संघर्ष था, वो बाबा साहेब के पहले भी जो हुआ है उसके बारे में भी हमें एक झलक देते हैं। और ये इसलिए ये सब कहानी जो है ना, उसमें सचमुच त्याग भी है बहुत। उसके बारे में बाकी लोगों ने बात की है, लेकिन एक जो साक्षीदार बोल के या मुझे ये हिंदी में ऐसे बोलते हैं, विटनेस, एक इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसके साक्ष्य है इस किताब में। और 1903 में उनका जन्म होता है। 1920s के काल में वो सब मुंबई में हैं। मुंबई के मजदूर आंदोलन में शुरू से है, मुंबई के सांस्कृतिक आंदोलन में भी वो है, जैसे हमें बताया गया। और ये सब करते वक्त जो एक आदमी कैसा जीवन बिता रहा है, ये भी हमारे सामने आता है। तो इसमें इतने पहलू हैं कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता है सबको ये सचमुच पढ़ना चाहिए। और इसमें हर पाठक को अलग अलग कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, इसके बारे में मुझे कुछ भी शक नहीं है। बाद में कम्युनिस्ट पक्ष में भी जिन्होंने उनको साथ दी, जैसे प्रभाकर संस्गिरी है, जैसे शामराव परोड़ेकर है, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है। बीटे रणदिवे भी है। और एक संवाद उस समय चल रहा था, बाद में शायद अलग दिशा में आंदोलन गया था, लेकिन जब आरबी मोरे कम्युनिस्ट पक्ष में आते हैं, मेंबर बनते हैं, तब बाबा साहब को ये मालूम है, वो बाबा साहब के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैंने ऐसा फैसला लिया है। वो बाबा साहब उनको रोकते नहीं हैं। और बाद में भी उनका एक ताल्लुक रहता है बाबा साहब के साथ। ये बहुत ही सुंदर बात है। और जैसे कई लोग बोले कि इस किताब में बाबा साहेब भी हमें अलग तरीके से दिखेंगे, जो एक हमारे बाबा साहेब के समझ में भी उन्होंने कुछ योगदान किया है। और ये इसलिए बहुत ही सुंदर किताब। अंग्रेज़ी में भी जो पढ़ेंगे उनके लिए भी हिंदी में अब आया है, तो बहुत लोगों के पढ़ने को ये ये मिलेगा, मौका मिलेगा। तो इस खुशी के प्रसंग पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन लाल सलाम, जय हिंद।